जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अशोक और मौर्य साम्राज्य के विस्तार की। देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो सबसे महानतम शासक है ना, वो अशोक हुआ है, जो बहुत कुशल प्रशासक था, योद्धा था बहुत अच्छा। और आप ध्यान रखेंगे कि बाद में आफ्टर कलिंगा युद्ध वह अहिंसा के प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। और इनके ही कार्यकाल में मौर्य साम्राज्य अपने पीक पर पहुंचा, चोटी पर पहुंचा, चरम पर पहुंचा। और इनकी जो सीमाएं थी वो उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में अफगानिस्तान तक और पूरब में बंगाल तक फैल गई। मतलब अशोक को महान यूं ही नहीं कहते। इनके साम्राज्य का विस्तार जो है बहुत लंबा चौड़ा था, इसीलिए इनको अशोक महान कहते हैं। और ध्यान रहे, इसके बाद उन्होंने जो नैतिक और धार्मिक नियम जो सेट किए ना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग इतना लिखिएगा, यदि पूछा जाता है तो। इसके बाद उनके प्रारंभिक जीवन को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कीजिए। देखिए, एक बिंदुसार का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और गद्दी पाने के लिए इन्हें अपने भाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा और 267 ईसा पूर्वीय अशोक जो है मौर्य सम्राट के शासक बने। इनका राजकुमार का काल, इसके बाद सिंहासन की प्रकृति प्राप्ति, फिर विस्तारवादी नीति को आप लोग अच्छे से देखिए। अच्छा, कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व, इसको बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। इस युद्ध में लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया। और इस मानवीय त्रासदी को देख करके जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। और इसके बाद इनको इतनी पीड़ा हुई कि इसके बाद जो है इन्होंने युद्ध और हिंसा का त्याग कर दिया। और इनके मन में जो है एक प्रकार से इतनी करुणा जागृत हो गई कि इन्होंने कहा कि नहीं, आगे कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। और इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके रीजन थे, बहुत भयंकर युद्ध था, बहुत इनको पश्चाताप हुआ जिसके कारण इनका हृदय परिवर्तन हुआ। यहीं से इनका झुकाव जो है बौद्ध धर्म की तरफ हुआ। और इन्होंने इसके बाद शांति, अहिंसा और करवाणों के सिद्धांत के साथ धम्म की जो है नींव रखी। अशोक महान का धम्म जो है वो क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक का धम्म क्या है? धर्म का सिद्धांत है। और ये विशुद्ध रूप से नहीं था, बौद्ध धर्म शुद्ध रूप में नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मों के नैतिक सिद्धांतों का समन्वय था। तो धम्म शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के धर्म से हुई है, जिसका अर्थ होता है कर्तव्य, सदाचार। ये आप देखिए। और अशोक के धम्म में अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, सत्य, सभी जीवों के प्रति दया जैसे मूल्य जो है शामिल थे। इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देखेंगे तो मेरे सामने अच्छा टॉपिक अपने आप में बन जाता है। और अशोक के धम्म में जो है अहिंसा को महत्व दिया गया, धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई, करुणा और दान की बात की गई, सत्य और ईमानदारी की बात की गई। धम्म के जो प्रमुख सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे? तो आत्मिक शुद्धि, सामाजिक कर्तव्य, सार्वभौमिक नैतिकता जैसी चीज़ें थी वो अपनाई गई। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से रीड कीजिएगा। शासन प्रशासन की हम लोग बात करते हैं तो राजा हुआ करता था, सम्राट, मंत्रिपरिषद होती थी, प्रांतीय प्रशासन होता था, स्थानीय शासन होता था। इस तरीके से चीज़ें चल रही थी उस टाइम पर। और इसी के पैटर्न के आधार पर इन्होंने पूरे भारतवर्ष में शासन किया था। इनकी आर्थिक नीतियों की आप बात करोगे तो सिंचाई सुविधाओं का इन्होंने विस्तार किया, नई कृषि तकनीकी का प्रचार किया, किसानों को प्रोत्साहन दिया, सड़क और राजगारों का निर्माण इन्होंने किया, व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच संबंध स्थापित किए। अच्छा, इनके टाइम पर भी जो प्रमुख व्यवसाय था ना वो कृषि ही था, इसीलिए इन्होंने एग्रीकल्चर को भी, सॉरी, इरिगेशन को भी महत्व दिया, यानी सिंचाई को महत्व दिया। और राजस्व की जो व्यवस्था थी मौर्य काल की, वो तो अपने आप में पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ थी। इसका एग्जाम्पल बहुत जगह मिलता है, भूमि कर व्यवस्था, व्यापार, उद्योग, खजाना, इसका इन सब के ऊपर। अच्छा, अशोक के अभिलेखों के ऊपर भी बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलता है। तो इनके काल में जो है स्तंभ, शिला और गुफाओं पर खुदे हुए जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। कुछ जगह खरोष्टी और अरामाइक में भी लिखे गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। और ज़्यादातर जो इनकी भाषा जो है, लिपि इनकी ब्राह्मी है और भाषा जो है प्राकृत है। ये थोड़ा सा आप लोग देख करके चलें कि इनमें क्या अंतर है, कैसे है ये। ये जो शिलालेख है वो आप देख पा रहे हो किस प्रकार से, ये तो शिलालेख है। ये लिखी हुई है मैन्युस्क्रिप्ट, ये मूर्ति है एक प्रकार से, सारनाथ स्तंभ। इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण उत्कीर्ण जो है पत्थरों के ऊपर कराया गया है। विदेश नीति धम्म विजय विजय पर आधारित थी। अच्छा, ये शब्द भी यदि आपने लिख दिया ना, धम्म विजय,
तो भी आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कहाँ इन्होंने किस देश में कौन से दूत भेजे, जैसे श्रीलंका में इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा, दक्षिण में धर्म प्रचारक को भेजे, सीरिया और मिस्र में अपने राजदूत भेजे, मध्य एशिया में व्यापारिक राजदूत भेजे। तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपने अपने जो राजदूत थे उनको भेजा। इनकी जो धार्मिक नीतियाँ थी वो आप देखिएंगे, इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया, जैन धर्म को इन्होंने सम्मान दिया, ब्राह्मण परंपराओं का इन्होंने आदर किया और धार्मिक सामंजस्य की बात की। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो एक सर्व धर्म संभावी जो शासक होता है, भारतवर्ष के नज़रिए से देखा जाए तो वर्तमान में जिस तरीके से हम एक सेकुलर कंट्री के रूप में हैं जहाँ सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली, इसके ऊपर कोई विवाद नहीं, बस संवैधानिक रूप से हम लोग ऐसा करते हैं। कला और संस्कृति की हम लोग बात करें तो इस दौरान खास तौर पे अशोक के टाइम पर मौर्य युग में कला और संस्कृति के विकास का ये गोल्डन पीरियड था, जहाँ वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य का बहुत विकास हुआ। संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं में साहित्य का निर्माण हुआ, ये आप देखेंगे। सारनाथ का स्तंभ है, स्तूपों का निर्माण हुआ, मूर्तिकला का निर्माण हुआ। अच्छा, साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? अशोक की मृत्यु के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अच्छा, इसकी रीजन है ना, इसको बहुत अच्छे से आप लोग रीड करना। ये चारों कारण खास तौर पे, केंद्रीय शक्ति क्षीण हो गई क्योंकि अशोक के बाद जो शासक आए वो एकजुट नहीं हो रह पाए, शासन बहुत विशाल हो गया था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे, प्रशासनिक चुनौतियाँ थी, आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई क्योंकि युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है आर्थिक तनाव हुआ, और जो प्रांतीय विद्रोह था वो भी धीरे धीरे पनपने लगा। उत्तराधिकार की समस्या अपने आप में होती है और हमेशा होती है, वर्तमान में भी लोकतंत्र में होती है, पार्टी सिस्टम में भी होती है और राजतंत्र में भी हुआ करती थी। राजतंत्र में ज़्यादा होती थी क्योंकि उनके जो उत्तराधिकारी थे उनमें वो कुशलता और राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं थी। आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी किसी चीज़ में होती है, इतिहास के पेपर में जब आप देखोगे तो कुछ पॉइंट्स कॉमन होते हैं, बस उसके अंदर का मैटर बदलता है। अशोक के पश्चात जो है राजकुमारों के बीच जब संघर्ष हुआ, उनमें मतभेद पैदा हो गए, उनके उत्तराधिकारी काफ़ी कमज़ोर सिद्ध हुए और विभाजित राज दरबार था, राज दरबार जो था वो विभाजित हो गया। अच्छा, इसके साथ ही जो है बाह्य आक्रमण भी इसी दरमियान शुरू हो गए। यूनानी शासकों ने कुषाण जैसी जो शक और कुषाण जैसी जो जनजातियाँ थीं उन्होंने आक्रमण किया, पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह किया और विदेशी शक्तियाँ थी इस क्षेत्र में जो है, इसके बाद मौर्य सम्राट का जो है विघटन शुरू हो गया अशोक की मृत्यु के बाद। और विघटन के बाद धीरे 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 जो है ये मौर्य साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। कहीं शुंग वंश आ गया, कहीं यवन वंश आ गया, कहीं सातवाहन, कहीं चैदी, पांड, चोल, चेर, ये सब जो है ना आफ्टर मौर्य डेंसिटी थे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और ये इतने भागों में विभक्त हो गया। निष्कर्ष के रूप में देखोगे कि धम्म का उत्तराधिकार, राष्ट्रीय प्रतीक और शांति का संदेश, सांस्कृतिक विरासत अशोक के कार्यकाल की प्रमुख विशेषताएं थी। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।